आज यानी कि 10 फरवरी को समूचे विश्व में सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड पल्सेस डे अर्थात विश्व दलहन दिवस। तो इस वीडियो में हम इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हो सकते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो यहां पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आज 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है विश्व दलहन दिवस। इसके अलावा आपको बता दें इससे जुड़े हुए कुछ और ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है वर्ष 2016। जी हां दोस्तों, वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि एक ऐसा दिवस सेलिब्रेट किया जाना जरूरी है और आगे चल करके 2019 वह वर्ष है जब से प्रतिवर्ष इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यह दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे आपको बता दें, ये जो नाम आप देख रहे हैं WP डे यानी कि आपका वर्ल्ड पल्सेस डे, यह नाम मुख्य तौर पर किसके द्वारा नामित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा नामित किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए इसके उद्देश्य की, तो उद्देश्य एकदम क्लियर कट है। मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है दालों के उत्पादन और उपभोक्ता दोनों को बढ़ावा देना। यहां पे उपभोग भी है और उत्पादन भी है। बेसिकली इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? तो अगली लाइन सब कुछ बयां कर रही है। जी हां दोस्तों, शाकाहारी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आती हैं पल्सेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत के लिए, उसके निर्माण के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं तो समूचा विश्व दो भागों में बटा हुआ नजर आता है। एक प्रोटीन को प्राप्त करने का मांसाहारी सोर्सेस और एक है शाकाहारी। तो जितना भी जो भी शाकाहारी है उन सभी के लिए बहुत ही जरूरी है प्रोटीन के रूप में वो दालों को ग्रहण करते हैं। ऐसे में एक दलहन दिवस सेलिब्रेट किया जाना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं इससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पहलू यानी कि थीम की। तो आपको बता दें वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम आपके सामने है, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस, अर्थात विश्व की दालें सादगी से उत्कृष्टता तक। यह इस वर्ष की थीम है। और इसके बाद आपके सामने है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि MPPSC में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर में आपका प्रश्न पूछा गया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष को नामित किया गया? तो वर्ष 2016 को दोस्तों इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें जो अगला महत्वपूर्ण पहलू है वह है आपका FAO द्वारा 2016 में कार्यान्वित अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष की सफलताओं को आगे बढ़ाते हुए और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया गया है या चिन्हित किया गया है। इसके अलावा अगला आपके सामने महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वह है महत्व। ये फसलें मुख्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। आगे बात की जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य की, तो आप यहां देख पा रहे हैं इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि भारत जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और साथ ही साथ में उत्पादक भी है। और अब आपके सामने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब यहां पर एक पॉइंट आप देख रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। अब आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों आ गई? वो भी तब जब आप सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। तो यहां पर समस्या उत्पादक की नहीं है, समस्या है आप उपभोक्ता भी हैं। और ऐसी स्थिति में आपके सामने है अगला बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट। आप देखेंगे भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है ही। वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% जो उत्पादन है वो भारत करता है, साथ ही साथ में यह उपभोक्ता भी है। अब यह विश्व खपत का 27% यूज भी कर लेता है। अब आप देखिए, आप उत्पादन कर रहे हैं 25% और आप उपभोग कर रहे हैं 27%। ऐसे में आपको आयात भी करना पड़ रहा है, आप आयातक भी हैं। 14% का जो आयात है, यानी कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा ना केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है और साथ ही साथ में आयातक भी है। आयात भी कर रहा है, उसे ले भी रहा है। और ऐसी स्थिति में चिन्हित किया गया, तय किया गया वर्ष 2027 में आत्मनिर्भर बनने का। तो यहां पर वो भी आपका कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ में एक और महत्वपूर्ण मसला वो ये कि भाई जब सबसे ज्यादा दाल आप उगा ही रहे हैं तो आपको नीड क्या हो गई आयात की? तो उसका कारण है कि आप उपभोग भी कर रहे हैं। उसका कारण है कि ज्यादातर आबादी जो है वह शाकाहारी है। तो ऐसे में प्रोटीन के रिसोर्स के तौर पर दालें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे आपके सामने कुछ और 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें है पल्सेस अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ द एरिया अंडर फूड ग्रेन। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, जितना भी खाद्यान्न का क्षेत्र है उसमें 20% क्षेत्र जो है वह मुख्य तौर पर आप देख रहे हैं पल्सेस का।
इसके अलावा बात की जाए कंट्रीब्यूट अबाउट 7 to 10% टू द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन कंट्री। आप देखेंगे जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन उसमें 7 से 10% हिस्सेदारी किसकी है, तो वह है दलहन की। आगे आपको बता दें टॉप पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो वो आपके सामने है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब आपके सामने। इसके अलावा अब आपके सामने है वैरायटी किसकी, दालों की। दलहन के जो आपका वर्गीकरण है वो आप देख रहे हैं, कुछ खरीफ के अंतर्गत है, कुछ रबी के अंतर्गत है और कुछ आपको देखने मिल रही है जायद के अंतर्गत। तो यहां पर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं दाल जो है वह वर्ष भर उगाई जा रही है, उपजाई जा रही है। तो आपके सामने है खरीफ की यदि बात करें तो जून से अक्टूबर के बीच में ये फसल आपको प्राप्त होती है, रबी नवंबर से अप्रैल के बीच में और जायद मार्च से मई के बीच में। इसके अलावा कौन कौन सी खरीफ के अंतर्गत आती हैं, तो आपके सामने अरहर और उड़द है। बात की जाए रबी के अंतर्गत तो चना है, मसूर है। इसके अलावा जायद की बात करें तो मूंग है। तो ये आपके सामने इनके एग्जाम्पल हैं। आगे आपको बता दें मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, रबी सीजन की दलहन, ठीक है, रबी सीजन के टाइम की जो दालें हैं वो कुल उत्पादन में 7% से भी अधिक का योगदान देती हैं। 60% से भी अधिक का जो योगदान है वो रबी सीजन की दालों का है, जिसके एग्जाम्पल आपके सामने है, चना है, बंगाली चना है, अरहर है, मसूर है, बाकी। खरीफ की बात करें तो एग्जाम्पल हमने पहले ही डिस्कस किया और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए क्लाइमेट की कि आखिर रबी के समय का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, खरीफ के समय का क्लाइमेट कैसा होता है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा रबी फसलों को बुवाई के दौरान हल्की ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। वनस्पति से लेकर फली बनने तक ठंडी जलवायु की और परिपक्वता, कटाई, सभी चीजों में इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन आगे चलकर आप देखते हैं जब कटाई हो रही होती है उस समय पर गर्म जलवायु चाहिए होती है इसका। तो ये थी बात रबी की। और अब बात करते हैं हम खरीफ के बारे में। तो यहां आप देखेंगे खरीफ दलहनी फसलों को बुवाई से लेकर कटाई तक उनके पूरे जीवन काल के दौरान गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और अब बात की जाए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट नाफेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। NAFED नाफेड क्या है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है इसका फुल फॉर्म, आप नोट कर लीजिएगा, द नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना होती है गांधी जयंती के अवसर पर, यानी कि 2 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना की जाती है। अब ये क्या है, तो आप देख पा रहे हैं, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ये आपका एक ऐसी संस्था जो कि इस एक्ट के थ्रू क्या की गई, रजिस्टर्ड की जाती है। और आप देखेंगे यह भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है, जो कि वर्तमान में प्याज, दलहन और तिलहन जैसे कृषि उत्पादों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। और अब आपके सामने है हमारा डेली की तरह महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 10 फरवरी। अगला क्वेश्चन है विश्व दलहन दिवस मनाने की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दलहन का मुख्य पोषक तत्व क्या है? दलहन से आपको मुख्य तौर पर कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन। और अगला क्वेश्चन है भारत को किसका सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, न केवल उत्पादक बल्कि उपभोक्ता भी और बल्कि आयातक भी कहा जाता है। किसका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पल्सेस दलहन। और अगला क्वेश्चन है आपका दलहन फसलें मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाती हैं? इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।